चलो, हर चीज में आपका कुछ भी है, रिप्रेजेंटेशन में भी अच्छा करना है, अलग अलग लेटर्स बना के देखो कि मेरे लेटर्स का दूसरों से अच्छे बनते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हर एक चीज़ में आपको एक्सेल करना है। इमेजेस बना रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, डायग्राम क्या मेरा क्लास में सबसे अच्छा है, हर चीज़ इंश्योर करनी है। चलो अब देखिए, हमारा तो नहीं बनना, लेकिन हमारा तो सिलेबस नहीं बनता। बनाने वाले तो वही है ना, वो वहाँ से फुर्सत पाए तो इधर करें। जो बुक लिखने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं। तब कर लिया तो आप कर, इस साल आपके लिए लगता। चलिए, हाँ, मोमेंटम। वास्तव में आप इतना समझो कि अभी जो आप पढ़ रहे हो वो 8th का पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा मत समझो। अभी जो इस समय 8th में वही आप पढ़ रहे हो। अब जो अगले साल आपको क्या पढ़ना होगा, जो नया सिलेबस आएगा 10th में, वो 10th 11th का पढ़ना पड़ेगा, और जो तुम्हारा छूट गया होगा या 10th का 9th में चला जाएगा, वो सब मैं रिकंसाइल करा दूँ। वो तो मैं जोड़ के सब मिला दूंगा कि आप, क्योंकि हमें मालूम है आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, तो मैं ऐसा मिला दूंगा कि सब जहाँ तक है वहाँ तक पहुँचा दूंगा। समझ में आ गई बात आप इस तरीके से। चलो, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम तो एक दूसरी चीज़ है कि अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, लेकिन इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या है मोमेंटम? इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कहने का मतलब है कि मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, और ये मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर एरो लगता है, क्या लगता है? तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होगी बोलिए? मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर अगले संडे को पूछा जाएगा तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, अमाउंट ऑफ मोशन वाली नहीं लिखनी है, वो तो उसकी बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन ये इसका है कि संवेग जो है द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तथा ये सदिश राशि है। ओके, नाउ इसकी यूनिट क्या होती है नवदीप? बोलो। इट्स यूनिट यहाँ से चेक कर लो, केजी, और इसकी मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। ये तो मोमेंटम हो गया। और फिर अगली लाइन लिखना हो तो लिख देना कि मोमेंटम इज अमाउंट ऑफ मोशन। ये अमाउंट ऑफ मोशन, इसके बारे में एक जानकारी है, कंटेन इन ए बॉडी। आगे देखो, फोर्स क्या है? फोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो छोटे क्लास की डेफिनेशन है कि पुश और पुल है, लेकिन अगली डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, सही है। तो फोर्स क्या चीज होती है? फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो फोर्स को कैसे डिनोट किया जाता है? चूंकि एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसीलिए फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। सही। अब चलो देखो कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? इट इज केजी, यहाँ से लिखो, और यहाँ से क्या लिखोगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसकी यूनिट न्यूटन है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। अगला देखो, इम्पल्स क्या होता है? अनुष्का, इम्पल्स क्या है? चलो, नाउ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते हैं? इसका मतलब समझिए होता क्या? चेंज इन मोमेंटम, ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये इम्पल्स के लिए दिखाया गया है। एक बॉलर कैच कर रहा है, ये डायग्राम किसके लिए दिखाया गया है? इम्पल्स के। अब इसको समझो, इस डायग्राम पर 3 नंबर का सवाल आता है। व्हाट इज इम्पल्स? बोलो। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। फिर से समझो,
इसको डिनोट करते हैं डेल्टा पी से। क्या चीज कहलाती है? ये मुझे बताओ अनुष्का, एफ का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन टी होता है, डेल्टा पी अपॉन टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हो? फोर्स कहते हो कि नहीं? देखो तो ये हो गया, ये चीज क्या हो गई, तो फिर डेल्टा पी क्या हो गई? बोलो दिव्यांश, एफ इंटू टी हो गया। डेल्टा पी को तुमने क्या कहा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी। इसको तुम दीदी ये भी कह सकते हो फाइनल मोमेंटम माइनस, ये चीज तो समझती हो, फाइनल मोमेंटम है पी एफ माइनस पी आई, दैट इज एफ टी। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर कोई बॉल आ रही है और तुमको उसको पकड़ना है, तो ये बताइए बॉल तुम्हारे पास हाथ में आ रही है और ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो जब इसको हाथ में पकड़ना है आपको, तो फिर ये रुक जाएगी। तो अगर ये रुकनी है तो तुम ऐसे पकड़ो बॉल को या ऐसे पकड़ो, क्या उतना ही चेंज इन मोमेंटम होगा कि ज़्यादा या कम होगा? बोलो, चेक करो। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। मान लीजिए कि कोई बॉल आ रही है, सही है, तो इस समय एक बॉल आई और ये बॉल है 0.1 kg। कितने की है? 0.1 kg की, और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और तुम इसे रोक दो, तुम्हें रोकना ही तो है। तो रोकने में तुम यहाँ रोको या यहाँ रोको, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? रोकने पे तो जितना चेंज है उसमें डिस्टेंस, ये टाइम कहीं आता ही नहीं है। क्या टाइम आ रहा है क्या इसमें? फाइनल वेलोसिटी आएगी, इनिशियल टाइम से तो नहीं है। तुम बॉल ये ऐसे ही पकड़ के रोक दो, एक है कि ऐसे पकड़ के रोको, तो दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं, सही है कि नहीं? तो यानी चेंज इन मोमेंटम में तुम्हें उसे रोकना है, 0 मीटर पर सेकंड करना है। बॉल 0.1 kg की है। ये मुझे बताओ अनिकेत, जब शुरू में बॉल आ रही थी तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था? याद इसको बताओ। मोमेंटम का फार्मूला लगाओ, mu क्या लगाओगे? 0.1 kg, और बोलो इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर तो सेकंड। बोलो कितना हो जाएगा? 1 kg 1 kg मीटर पर और मीटर पर सेकेंड। अभी मुझे बताओ, फाइनली जब तुमने बॉल रोक दी, अभी रुक गई बॉल, तो क्या हुआ? रुक गई बॉल, आपने पकड़ के रुक, देखो 0 हो गया, तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? 0 kg 0 हो जाएगा, क्योंकि जब रुक गई तो 0 ही हो जाएगा। mv, तो मास तो ये है लेकिन वेलोसिटी ही नहीं रही, तो 0 kg मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम और माइनस इनिशियल फाइनल 0 है और इनिशियल 1 है, तो कितना हो गया? बोलो कितना हो गया? हाँ बोलो। माइनस kg -1 kg मीटर पर सेकंड, ऐसा हो गया। सही है, मेरा कहने का मतलब है फ्रिक्शन भी निगेटिव में होता है, तो निगेटिव होगा क्योंकि इस चीज़ को आप रोक रहे हो, कोई फोर्स तो लगा नहीं रहे हो। अब जरा देखो, उससे इतना बॉल को तो रोकना है, उसे इतना चेंज करना है। अब दो चीजें, ये किसके किसके मल्टीप्लाई के इक्वल है बताओ? अनवी, फोर्स इनटू टाइम। उसको कितने का चेंज करना है? मान लो तुमसे मैं कहूँ कि 10 का चेंज करना है, तो तुम्हें फोर्स इनटू टाइम, क्योंकि जो कि मान लो ये 10 का चेंज होगा, तो फोर्स इनटू टाइम है। अगर तुम कम फोर्स लगाना चाहती हो, मान लो तुम कहते हो नहीं मैं तो 2 न्यूटन से ज़्यादा नहीं लगा सकती, तो बोलो टाइम कितना रखना पड़ेगा? टाइम बढ़ा देना पड़ेगा। टाइम फिर 5 का रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं? एक चीज, अगर तुम ये कहो नहीं मैं तो ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी, तो टाइम कम कर देना। दोनों ही हालत में 10 आएगा। एक कह रहे मैं तो टाइम नहीं लगाऊंगा, ईंट फेंकू मैं ऐसे कैच कर लूंगा, हाथ भी टूटेगा उसका, सब चल जाएगा। एक ऐसे, एक टाइम बढ़ा दे रहा है, कितना स्किलफुली। किसी चीज को, एक होता है कि कोई ऊपर से पत्थर फेंके ऐसे कैच कर लो, टाइम ना तो तुम्हारे हाथ की हड्डी टूट जाए। और एक है यील्ड करो, यील्डिंग का मतलब पीछे ले जाओ, तब कैच करो। सो एक जो नोविस होगा, नौसिखिया प्लेयर है, और जो वेटरन प्लेयर है,
बिल्कुल अनुभवी। तो वेटरन क्या करेगा, ऐसे कैच करेगा, और जो नोविस है ऐसे करेगा, और हाथ से बाउंस बैक होके गिर भी जाएगी। सही बात है। तो पूछा गया है कि वाई द बैट्समैन टेकिंग कैच ईल्ड्स द हैंड्स बैक। क्या पूछा गया क्वेश्चन, पढ़ो। वाई द प्लेयर, जो फील्डर है वो लेते समय बॉल को हाथ पीछे क्यों करता है, बताइए। अब यहाँ लिखो, अब इसका आंसर लिखो। क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया। क्वेश्चन है कि क्यों वो हाथ पीछे कर रहा है, क्या उसका कोई पर्पस है, तो यस, फिजिक्स से इसका पर्पस है। देखो क्वेश्चन है कि वाई द फील्डर, ठीक है, पुल्स द हैंड बैक, while taking catch, तो आप इसका आंसर लिखिए कि फॉर सेम चेंज इन मोमेंटम, सेम चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम को क्या कहते हो बताओ, इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते हो, इम्पल्स, ठीक है। इफ टाइम इज इंक्रीज्ड देन फोर्स इज डिक्रीज्ड। इफ टाइम इज इंक्रीज्ड देन फोर्स जो भी अप्लाई करा जाएगा, अप्लाइड डिक्रीजेस। ऐसा अभिनव कैसे होगा, जरा देखो। ये मुझे बताओ कि डेल्टा पी क्या होता है, एफ इंटू टी। अभी वहाँ फार्मूला लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, जस्ट मैंने टी को इधर कर दिया, वरना फार्मूला तो वही था। और ये क्या है, इम्पल्स। ये क्या है, फोर्स इंटू टाइम। इफ एफ इंक्रीजेस फॉर, क्योंकि डेल्टा पी कांस्टेंट है, वो तो तुमको बॉल रोकनी मैंने दिखाया ना, तो डेल्टा पी इज कांस्टेंट। अगर टी बढ़ाओगे तो सही बात है कि नहीं। रियल आसना बात समझ में आई तुमको कि नहीं। ये चीज तो कांस्टेंट है ना, बॉल को तो सिर्फ तुम्हें रोकना ही है। रियल डेल्टा पी इज कांस्टेंट इफ P increases then F decreases। ऐसा मैंने यहाँ करके भी दिखा दिया है। एक चीज अगर तुम बढ़ाओगे तो दूसरी कम करोगे, क्योंकि टर्न तो कांस्टेंट ही है। ये चीज हो गया। सो जो वेटरन प्लेयर है पुल्स द हैंड्स बैक टू इंक्रीज द टाइम ऑफ अप्लाइड फोर्स। वो हाथ पीछे क्यों खींच रहा है बताओ। वो हाथ यहीं नहीं रख रहा है। देखो पहले उसका हाथ यहाँ था, फिर उसने हाथ यहाँ रखा, और फिर उसने हाथ यहाँ रख लिया, और फिर फाइनली जो बॉल आ रही है, तो बॉल आई, फिर यहाँ आई, और फिर यहाँ आके उसने प्रेस कर दिया। समझ आई बात कि नहीं सर? तो सर एक बार फिर से समझा दो। फिर से समझो इस चीज। इसको अब दूसरी तरीके से समझो। देखो कि ना इसका आंसर देखिए। इफ ए प्लेयर, एक अगर प्लेयर क्या करे, wants to स्टॉप द बॉल, स्टॉप करना हो या कैच करना हो, दोनों में एक ही बात है। जमीन में स्टॉप भी करते कई बार, कैच द बॉल, तो क्या होगा बताइए। देन जो वैल्यू होगी mv माइनस mu, वो कांस्टेंट, क्योंकि उसकी u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बोलो, इज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक करो। अब यहाँ देख लो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई और इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब है अगर m कॉमन लो तो अंदर क्या हुआ बोलो, u इज कांस्टेंट। और उसे v क्या करना है बोलो, फाइनली उसे v क्या करना पड़ेगा। तो हियर v कितना होगा, उसे तो रोकना ही पड़ेगा ना, ये करना पड़ेगा। तो इंपल्स कितना हुआ, फिर से देखो जरा,
इम्पल्स की जगह क्या लिखोगे, m 0 माइनस u, सही लिखा कि नहीं? अच्छा, इम्पल्स का दूसरा फार्मूला क्या है बोलो, इम्पल्स को तुम क्या कहते हो, डेल्टा पी, अभी ऊपर लिखा था कि नहीं, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, तो डेल्टा पी क्या हो गया, माइनस एम यू, ये जीरो तो गया, क्या हो जाएगा, माइनस एम यू। डेल्टा पी को तुम क्या कहते हो, एफ इंटू टी, तो इसे क्या लिखोगे, माइनस एम यू। क्या माइनस एम यू एक कांस्टेंट है, माइनस एम यू क्या है, तो बोलो एफ इंटू टी को तुम क्या लिख दोगे, कांस्टेंट, तो एफ को क्या लिखोगे बोलो, कांस्टेंट अपॉन टी, इसे क्या लिख लोगे, टी यहाँ ले लो, बोलो अगर टी बढ़ जाए तो क्या एफ कम नहीं होगा, और कौन नहीं चाहता कि फोर्स कम लगाना पड़े, हर व्यक्ति चाहता है कि कम मेहनत करनी पड़े और ज़्यादा फीस मिले मैच, तो इफ टी इज इट, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये क्या हो गया बोलो, इफ टी, कहाँ से बोलो रीति, फिर से समझा, आगे समझा, जब वही चीज, ये तो कांस्टेंट हो गई ना, उसका इनिशियल स्पीड जिस स्पीड से बॉल आ रही वो है, उसका मास वही, ये तो बदल नहीं सकता, तो अल्टीमेटली इसको मैंने कांस्टेंट लिख दिया, और फिर टी नीचे, इफ टी इज इंक्रीज, ऐसे ही देखो, देखो स्वास्थ्य का, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तुम्हें कौन सा बड़ा लगता है, नीचे की चीज जितना डिनोमिनेटर बढ़ाओगी तो चीज छोटी होगी कि बड़ी, तो ये बड़ा तो ये छोटा, जितना डिनोमिनेटर बढ़ाते चले जाओगे वो चीज इतनी छोटी होती चली जाएगी, बात तुम्हें मालूम है ना। सो इफ टाइम ऑफ कैचिंग इज इंक्रीज्ड तो क्या होगा बताओ, अमाउंट ऑफ फोर्स, सही है, बोलो, इफ दोनों ही आंसर, तुम्हें वो ठीक लग रहा है वो लिख दो, जो समझ में आता है लिख दो, इफ टाइम ऑफ कैचिंग इज then applied force decrease, और जो कुछ ना लिख सके वो ये लिख दे। एक और भी चीज है, as during catching impulse remains constant, क्या होगा, impulse क्या है, constant, impulse change in momentum है, उसमें भी दो लाइन का है, बस आंसर से जाएगा। ड्यूरिंग कैचिंग क्या होगा बोलो, impulse is constant, impulse is constant, impulse क्या होता है, impulse is product of, किसका किसका प्रोडक्ट है बोलो, आरिश, फोर्स एंड टाइम, impulse किसका प्रोडक्ट है, impulse is force into time, so if time increases, ये तो impulse constant हो गया ना, impulse को क्या लिखा है बोलो, constant, तो constant is equals to force into time, if time increases then force proportionally decreases, दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है, एक चीज बढ़ाओगे दूसरी कम, so if time increases then applied force decreases, सिर्फ दो लोगों में कंपटीशन है, एक रोहित में एक प्रियांशु में, इम्पल्स की यूनिट बताओ, बोलो, आप बताओ, हाँ आप बताओ, केजी मीटर पर सेकंड, उन्होंने मना करते, बोले सर हमसे कहाँ पूछ, ये तो 8th में पढ़ाया जाना है, तो पहले ही मना करते, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मना मत करो, पहले बोल रहे हो कि सर 8th की चीज हमसे पूछना है, आपको जब फार्मूला बताया गया इम्पल्स, इससे यूनिट निकाल लो, कितनी देर लगती है, इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नोट करिए, इम्पल्स क्या है, एंड इट्स यूनिट इज, इम्पल्स की यूनिट बताओ, देखो, इम्पल्स इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज चेंज इन मोमेंटम, ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब है डेल्टा पी, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, यदि किसके किसके प्रोडक्ट के इक्वल है,
प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स और किसके इक्वल है, एंड टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज अप्लाइड, तो इन सबके इक्वल है। इट्स यूनिट, इसकी यूनिट बताइए स्वास्तिका, यूनिट ऑफ इम्पल्स। जब यूनिट ऑफ इम्पल्स पूछा जाए तो यूनिट ऑफ डेल्टा पी बोलो। अब बोलो पी की क्या यूनिट होती है, इट इज केजी मीटर पर सेकंड। चेंज की तो यूनिट ही होती है ना, तुम्हारे पास 10 रुपए थे 5 बचे तो कितना चेंज आया, तो जो चेंज है वो भी तो रुपए में ही आएगा। तो जो तुम्हारे पास मनी की यूनिट होगी वो चेंज इन मनी की भी वही यूनिट होगी, चेंज इन मोमेंटम की भी वही यूनिट होगी जो मोमेंटम की होगी। सिर्फ तुमसे 3 यूनिट पूछी जा रही है, मोमेंटम की यूनिट बताओ, इम्पल्स की यूनिट बताओ, फोर्स की। फोर्स की अगली बात देखो। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8.5 देखिए। एग्जाम्पल 8.5 में क्या दिया गया है कि 5 एक ग्राफ दिया गया है 20 और देखो 20 से दिस इज ये देखिए, ये टाइम है, एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस ली गई है, वाई एक्सिस को कौन सी एक्सिस ली है, वेलोसिटी एक्सिस, जो कि मीटर पर सेकंड में है, और टाइम किस में लिया गया है। इस ग्राफ में बताया गया है कि शुरू में एक बॉल जब टाइम 0 था तो वो लोग किस स्पीड से चल रही थी, 20 का। पहले x की वैल्यू लिखो और फिर पहले x लिखा जाएगा और फिर वेलोसिटी। हमेशा x पहले लिखा जाता है बाद में y ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो कि नहीं, तो दैट इज पहले टाइम एक्सिस x की वैल्यू और फिर ये, तो टाइम 0 और ये 20, सही, यानी 0 टाइम में इसकी कितनी वेलोसिटी है ये बताओ। 0 सेकंड में इसकी 20 वेलोसिटी है, बोलो 10 सेकंड में कितनी, 10 सेकंड में 0, तो 10 सेकंड हुआ तो 0 हो गई, सही है, क्योंकि यहाँ कुछ तो है नहीं ना वेलोसिटी, कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, टी होगी देखो, ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अगर बॉल का मास कितना है 20 ग्राम, इसे केजी में बदलो, तो ग्राम से केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर लिखो 1 केजी और नीचे 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो एक इससे मल्टीप्लाई कर दो, जिनमें कन्वर्जन करना होता है उनके आपस में रिलेशन क्या है, तो 1 केजी, इससे ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सही है। जो भी चीज़ बदलनी है केजी बदलना तो 1 केजी लिखो और उसमें जितने ग्राम होते हैं वो लिखो। तो अब एक 0 से 0 कट गया, 2/100 आया है रोहित, बोलो 2/100 कितना होता है, 0.02, सही है, 0.02 केजी की बॉल है। और अब हम इसमें देखेंगे इनिशियल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है, और फिर चेंज इन मोमेंटम कितना है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है, और फिर फोर्स निकालना। फोर्स निकालना एक तो ये तरीका है, दूसरा एक एक्सीलरेशन निकाल लो, उससे भी फोर्स निकाल सकते हो। एक्सीलरेशन का रोहित क्या फार्मूला है, तो वो लगा दो, एक्सीलरेशन का फार्मूला लगा दो, सीधा सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दीजिए। चलिए, तो ए की क्या वैल्यू है, v माइनस u बाई टी, रोहित वैल्यू प्लेस करो। फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल कितनी थी, 20, टाइम कितना लगा,
सब चीज़ आपको पता है। सो -20/10 तो कितना हो गया बोलो? -2। यूनिट बताने में तुम शाइनेस है ना, तुम संकोच करते हो। हाँ बोलो प्रियांशु, यूनिट सेंटीमीटर में दिया है क्या? तो वापस कन्वर्ट करने से तो ये अभी किस में आया है? ये किस में दिया बोलो? सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये किस में दिया था? सेकंड में। देखो जो ये डिस्टेंस दी थी मीटर में नहीं दी है, किस में दी है? सेंटीमीटर में दी है। तो मैंने यहाँ सेंटीमीटर में लिख दिया, देख लो। टाइम तो सेकंड में ही है, तो क्या आ जाएगा बताओ? फाइनली क्या आ जाएगा? -2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम इसे रिद्धि किस में बदलना चाहती हो? मीटर में। तो यहाँ 1 मीटर लिख दो, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जैसे ऊपर किया वही कर दिया है, बोलो है वही बात। सेकंड को तो नहीं बदलना है ना। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और फिर बताओ कितना आ गया जरा? -2/100 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर यहाँ से आ गया, सेकंड स्क्वायर यहाँ से कन्वर्ट हो गया। अब तुम्हारे पास एक्सीलरेशन आ गया है और ऊपर मास निकाल चुकी हो। अगर अगला काम क्या करने जा रही हो? लगाओ F = ma। रिद्धि वैल्यू प्लेस करो। 0.02 kg और -0. और इससे क्या आ जाएगा? जरा निकालो इस चीज को। -0. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना आ गया? 0.2 मीटर पर सेकंड। तो कितनी वैल्यू आ गई? -0. देखो 0.02 और इंटू 0.02 से क्या आ जाएगा? 2 डिजिट यहाँ है डेसिमल के, 2 डिजिट यहाँ, तो कितना आ जाएगा? 4 डिजिट आ गया कि नहीं? तो कितनी वैल्यू आ गई? 0.04। सिंपली न्यूटन भी लिख सकते हो, ऐसा होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर निगेटिव का मतलब है ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 0.0004 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द बॉल। ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 0.0004 न्यूटन एक्स। अगला देखिए नाउ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कट तो नहीं रहना इधर का, उसी हिसाब से एडजस्ट कर लिया। कोई इधर कई बार कट जाता है, आगे पीछे भी कर लें जैसे करना हो। मेरे हिसाब से पूरा सीधा, तो सीधा भी रहे। नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखो। ये लोग बोल रहे थे तुम इंटर चैंपियनशिप खेलने गई थी अमेरिका। थर्ड लॉ की बात हो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट दिस इज थर्ड लॉ। हर एक क्रिया के विपरीत और उतनी ही मात्रा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे मूवी में ये चीजें, ये इट इज सो क्रक्स, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों की मूवी में इस्तेमाल किया है। तुमने एक्शन किया है, अब मेरा रिएक्शन देखो, ऐसा सुना है कि नहीं? सो दिस इज वेरी फेमस डायलॉग इन हॉलीवुड, हाउएवर इट हैज डीपर मीनिंग इन सेंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो वहाँ जब 3 घंटे की मूवी खत्म होने वाली होती तब रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ 3 घंटे बाद नहीं होगा। दिस रिएक्शन इज इंस्टेंट एंड विदाउट टाइम लैग। तुमने इस बोर्ड को मारा तो तुम्हारे हाथ में उतने ही तेजी से चोट लग गई, तो क्या देर में होगी कि तुरंत होगी?
For every action, even you hit the ground, ultimately you get a jerk from the ground. बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो हर एक एक्शन के अपोजिट में एक रिएक्शन हो। दो लोग जब भिड़ते हैं प्लेयर्स, तो एक दूसरे पर एक्शन करता है, भिड़ते नहीं, ग्राउंड में भिड़ गए या कोलाइड कर गए, तो क्या होगा बोलो? दोनों को चोट लगती है। तो एक अगर दूसरे, किसी को भी एक्शन माना जा सकता है और किसी को क्या माना जा सकता है? रिएक्शन। सो या टू बॉल्स कोलाइड करें, टू जो कॉइन्स हैं कैरम की वो कोलाइड करें, तो कोई को एक को एक्शन मान लो और दूसरे को क्या मान लो? रिएक्शन। या फिर तुमने देखा होगा कि जब भी एक रॉकेट या प्रोजेक्टाइल को छोड़ा जाता है तो उससे पीछे की ओर एक प्रोपेलेंट चार्ज या एक धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है? तो अगर तुम इसे एक्शन मानते हो तो इस रॉकेट का जाना क्या, पीछे धुआं जा रहा है और आगे रॉकेट जा रहा है, तो उससे तुम क्या कर सकते हो? दैट इज रिएक्शन। प्रोजेक्टाइल भी होते हैं। प्रोजेक्ट, एनीथिंग व्हिच इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। रॉकेट होता है। तो ये क्या चीज है बोलो? रॉकेट भी कह सकते हो, सैटेलाइट भी कह सकते हो। यही जेट प्रपल्शन प्रिंसिपल है, जेट के यानी किसी चीज को फेंकने का सिद्धांत। समझ में आ गई बात कि नहीं? ऐसा तुमने स्टीम इंजन में भी देखा होगा, आजकल तो इलेक्ट्रिकल इंजन आ गए, लेकिन ट्रेन में तुमने क्या देखा है बताओ? क्या सेम चीज नहीं होती है कि ऊपर से धुआं पीछे निकलता है और गाड़ी किधर चलती है? आगे चलती जाती है। सो इट इज अल्टीमेटली सेम। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये देखो, दिस इज एक्शन और ये क्या हो रहा है? रिएक्शन। ये चीज होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, भाई ट्रेन चलती है तो स्टीम पीछे जाती है कि नहीं? स्टीम पीछे फेंक रही तो वो आगे जाती, ऐसा होता है। अगर आप अपने घर में भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो एक छोटी सी जिसमें थ्रेड बंदी होती है नलकी ले लो और नलकी में एक बैलून ऐसे लगा दो, बैलून का पीछे का धागा बस हाथ से छोड़ दो और इसको घर में जो तार है कपड़े बांधने वाला उसी में नलकी फंसा लो, या दूसरी अपनी सहेली से कहो कि वहाँ से पकड़े। तो जैसे जैसे इसकी हवा बैलून के पीछे निकलेगी, ये बैलून इसके साथ, वो रोल नहीं होता जिसमें थ्रेड बांधे जाते हैं, नलकी ये आने वाली, ये तुम्हारे बुक में डायग्राम बना दिया है। ऐसा हम एक्शन और रिएक्शन का ये रहता है कि बना हटा दिया क्या? चलो पुरानी बुक में सही है ये चीज, ये तुम समझ गए ना? ऐसे भी देखो, बैलून जब छोड़ देते तो ऐसे भागता है कि नहीं? हवा पीछे जाती है और बैलून आगे भागता है। तो इससे क्या पता चलता है? फॉर एवरी एक्शन, अगर आप नाव में खड़े हो और कूदने की कोशिश करो, अगर आपको यहाँ पे किनारा आ गया तो तुम देखोगे जब तुम आगे जाओगे तो वो नाव किधर जाएगी? पीछे भागेगी। इफ यू ट्राई टू जस्ट अपने को इधर पर आप करने की कोशिश करो कि भाई हम इससे कूद के आ जाएंगे, तो क्या होगा बताइए? एज यू ट्राई टू कम आउट फ्रॉम दिस, दिस विल गो बिहाइंड एज यू मूव फॉरवर्ड। ऐसा होगा। तो किसी को एक्शन मान लो और किसी को क्या मान लो? रिएक्शन मान लो। तो ये एक्शन हो गया और ये क्या हो गई? ये चीज यहाँ इससे देखने से मिलती है, रॉकेट प्रोपल्शन प्रिंसिपल। चौथी चीज देखो, कभी तुमने ऐसा देखा है कि जो फायर फाइटर्स होते हैं उनको बहुत सारा पानी फेंकना होता है और उसमें से जब पानी आगे जाएगा तो होश पीछे की ओर भागता है। अगर इतना डेंजरस है, अगर तुम उसे छोड़ दो ना तो वो सांप की तरह पीछे भागेगा। पानी निकल रहा हो किसी चीज़ में, क्योंकि उसका प्रेशर आगे है पानी का, तो होश किधर जाना चाहिए? बैलेंस करने के लिए पीछे जाना चाहिए। तो वो जब पीछे जाएगा तो वो किसी को चोट लग सकती है, तो 4-5 लोग उसे होल्ड करके रखते हैं। इतना पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इट इज हेल्ड प्रॉपरली। मस्कुलर पर्सन्स आर नीडेड सो दैट इट डज नॉट डैमेज और हार्म द पर्सन हु इज स्प्रेइंग वाटर ऑन इट। उसको वीडियो में देखना। और कॉमन प्रिंसिपल तो ये भी है कि हम किसी वॉल पर हिट करें तो हाथ में चोट लगती है। So this is third law of motion. Third law of motion क्या कहता है? For every action there is equal and opposite reaction. This is third law of motion. ये गति का तृतीय नियम है। आगे देखिए कि
अगर ये दो बॉल्स आती हैं, एक बॉल इधर जा रही है और एक बॉल इधर जा रही है, अगले स्टेप में ये दोनों बॉल क्या करेंगी बोलो? इनके बीच में कोलिजन होगा और कोलिजन के बाद एक बॉल किधर बजाएगी और एक बॉल, तो ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, और ये ड्यूरिंग कोलिजन, और ये कैसा है? आफ्टर कोलिजन। तो जब इसमें ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, जब ये टकराई तो ए ने बी पे फोर्स लगाया, ए ने किस पे फोर्स लगाया? दोनों ने एक्शन और रिएक्शन किया, टक्कर में ही तो एक्शन रिएक्शन होगा। एक्शन एंड रिएक्शन सभी होगा जब बॉडी कांटेक्ट में होंगी। भीड़ गए दो लोग या हाथ मार दिया है, कुछ भी होगा, कांटेक्ट में तो एक्शन रिएक्शन होता है। तो ए अब किस पे फोर्स लगा रही है? जब टक्कर हुई तो एक्शन एंड रिएक्शन हुआ, तो ये पेयर ऑफ एक्शन है, तो ए ने फोर्स लगाया। क्यों? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज एक्शन फोर्स, दिस इज रिएक्शन फोर्स। वास्तव में ये फोर्स ही है। जब मैं एक्शन और रिएक्शन वर्ड बोल रहा हूँ तो ये आपस में क्या है? फोर्स है। तो अब ये इस पर फोर्स लगाएगा, कह दो कि ए ने इस पे एक्शन किया और बी ने इस पे क्या किया? रिएक्शन किया। तो इसको एक तरफ आप एक्शन लिख लो और दूसरी तरफ क्या लिख लो? तो जब ये आपस में टक्कर मारेंगे तो बी आ रहा है, बी उसको टक्कर मारने के लिए आ रहा है, टक्कर मार देगा, उसका एक्शन मानो। ए कहेगा तुमको भी टक्कर, तो वो उसकी रिएक्शन है। टक्कर के ही दौरान तो एक्शन रिएक्शन होगा। तो ये फिर एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, इसको कहेंगे फोर्स ऑन बी बाई ए। इसे क्या पढ़ा जाएगा? फोर्स ऑन बी बाई ए। और इसे क्या पढ़ा जाएगा? फोर्स ऑन ए बाई बी। ऐसा भी लिखो, फोर्स ऑन ए बाई बी। तो न्यूटन का लॉ कहता है कि फोर्स ऑन ए बाई बी इसके इक्वल तो होगा, लेकिन दोनों अपोजिट होंगे तो निगेटिव साइन। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इक्वल है लेकिन क्या इनकी डायरेक्शन अपोजिट है? ये तो नहीं है कि दोनों बॉल टक्कर मारी, बोली चलो एक ही तरफ चलते, अपोजिट भी होगा, ये एक ही तरफ चलने लग जाएंगे। दो लोग टक्कर मारेंगे तो अलग अलग। हाँ बोलो। अगर एक बॉल का मास ज़्यादा होगा तो फिर उसके हिसाब से इसको और भी बढ़ाएंगे, तो उसको कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी को और आगे बढ़ाया गया, लेकिन पिछले साल से वो तुम्हारे सिलेबस से हट गया। तो वो जो तुम बोल रहे हो वो पुरानी बुक में है। फिर अगर हमें पढ़ाना होगा तो हम पढ़ा देंगे, हटा ही दिया तो क्या करेंगे। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन की एक बड़ी चीज़ एक छोटी चीज़ है। जैसे स्ट्राइकर ने, ये स्ट्राइकर की बात कर रहे हैं, स्ट्राइकर ने गोटी को मारा, गोटी भी आगे गई, स्ट्राइकर भी थोड़ा आगे गया, तो वो मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो चीज़ थी तुम्हारे बुक में, हटाई दी, लेकिन होता है एक्शन एंड रिएक्शन। उसने रिएक्शन की, अब जितना कर सका करेगा। समझ आई बात कि नहीं? एक फुटबॉल से कह दो कॉस्को को मार दिया है तो कॉस्को भी उधर ही जाएगी, फुटबॉल भी जाएगी। ये तो नहीं होगी कि एक अगर ट्रक ने टक्कर मारी साइकिल को तो ट्रक पीछे हटेगी क्या? ट्रक भी जाएगी, साइकिल भी जाएगी। तो वो सारे अकाउंटिंग थी, वो सारे क्वेश्चन थे 8-10। तुम पुरानी बुक उठा लेना, नेट पे देख लेना, मतलब हट गया तो ठीक है। उसको उन्होंने आगे कहीं डाल दिया। सही। मास ज़्यादा या कम होगा तो फिर वो सारी अकाउंटिंग है। एक्शन और रिएक्शन वही है। फिर से समझो, ये देखो, ये अर्थ है और ये छोटा सा बॉल है, ठीक है। स्वास्थ्य का आपसे क्वेश्चन है, ये बॉल तुमने धरती की ओर छोड़ दी तो क्या धरती भी बॉल की तरफ आ जाएगी? बोल दिया इन्होंने, आ ही जाए। ये किस लॉ से बोला स्वास्थ्य का? इसी से तो बोला। तुम इस पेन को धरती की ओर गिरा रहे हो तो धरती भी इसकी ओर आ रही है। ये सिस्टर से सीखा हुआ, इनकी सिस्टर बड़ी है, इनसे वो सब जानती है। अब देखो कि अगर तुम एक छोटी सी रुई गिरा दो तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, दोनों में फोर्स इक्वल है। फिर से समझो कि ये कह रही सर ये 1 kg की है, कितने की है? और ये कितने की है? 1000 kg की। कितने की? मान लो दोनों के बीच में ग्रेविटी लगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हो ना, दो मास के बीच लगे, उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, हमने दोनों को मान लिया वो 1000 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का? तो बोलो ये भी, इस पे भी 1000 लगेगा, इस पे भी 1000 लगेगा।
तो फोर्स दोनों पे इक्वल लगेगा। बोलो फोर्स ऑन बॉल कितना हुआ, वो भी 1000। और ये मुझे बताओ फोर्स ऑन अर्थ कितना हुआ है, वो भी, क्योंकि वो क्या कह रहा है बताओ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि दो लोग आपस में टक्कर मारेंगे तो दोनों को उतनी ही चोट लगेगी, चोट तो उतनी लगेगी। लेकिन फोर्स का फार्मूला बताओ जरा, ma होता है, तो ma इज 1000। m का मास बताओ, इसका मास कितना है हल्की चीज का, 1। तो 1 इंटू a कितना हुआ 1000, तो a कितना आ गया बोलो 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें भी ma लिखो, ये कितना हुआ बोलो 1000। अर्थ का मास बताओ, अर्थ का मास तुम और ज़्यादा ले लो, बल्कि कहोगे कि इतना कम लिया, बहुत ज़्यादा होता है, 20 होता है, 24, 6 इंटू 24। मैं तो थोड़ा ही ले रहा हूँ अंदाजे की, तो मैं इतना लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा लिख लिया, इंटू ए। बोलो बात समझ में आई ना, दोनों का मास तो लिखोगे ना, ma होता है ना फोर्स। बोलो a कितना आया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो a कितना आया। देखो दोनों में बराबर फोर्स लगा, लेकिन ये तो दौड़ा भागा चला गया, वो धीरे धीरे आया। इसीलिए स्वास्तिका ने क्या बोला, बिल्कुल सर वो तो आएगी ही आएगी। सच ए बोल्ड रिप्लाई, समझिए ना कितनी बड़ी बात है। इट इज सो अपीलिंग, कितना अपीलिंग, उन्होंने अप्लाई कर दिया, हाथों हाथ अप्लाई कर दिया। बोला सर आप पेन फेंकोगे तो क्या अर्थ नहीं आएगी, देयर इज एक्शन एंड रिएक्शंस आर इन पेयर एंड दीज आर इक्वल एंड इंस्टेंट, देयर इज नो टाइम लैग। ये फेंका वो भी आई, हाँ इतनी धीरे आई कि देख नहीं सकते। ये तो मैं यहाँ पर थोड़े जीरो लगा रहा हूँ, इस पर 24 जीरो लगाने होंगे, तो कितने धीरे होगी, क्या देख पाओगे उसी चीज के बारे में आदिश ने बताया। ये दो लोगों का हमें थैंकफुल होना होगा, एक आदिश का भी और एक स्वास्थ्य, यही दो लोग गाइड कर रहे हैं क्लास में, सही ना। तो आगे देखो, थोड़ी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं। मास के, मास पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन मास के कम ज़्यादा होने से भी तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और ज़्यादा हो जाएगा तो उस पर फोर्स वही है 1000, लेकिन मास ज़्यादा हुआ तो बोलो क्या हुआ, एक्सीलरेशन बहुत कम हो गया कि नहीं। इतना कम एक्सीलरेशन होगा कि तुम्हें अर्थ का आना दिखेगा भी। अगर मैं यहाँ पॉइंट के आगे 24 जीरो लगा के 1 लिखता, तो क्या तुम उतना एक्सीलरेशन परसीव कर पाओगे, जबकि 10 से ज़्यादा। ये हर सेकंड इसकी स्पीड 9.8 बढ़ जाती है। यही तो ग्रेविटी का एक्सीलरेशन है। जब कोई चीज़ धरती की ओर गिरती है तो 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ती है, फिर अगले सेकंड और 9.8। अगर 5 मंजिल से गिर रहा है तो 9.8 कर करके वो तो 50 पहुँच जाएगी उसकी, समझ आ गई। तो बढ़ती चली जाए। चलो आगे की बात करें ना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये देखो, ये एक घोड़ा चल रहा है, तो घोड़ा क्यों जो चलते समय जमीन को पीछे क्यों फेंकता है, अपने पैर से पीछे क्यों कर रहा है, जिससे कि वो आगे जा सके। When horse pushes the earth back, then in turn it is an action. So in a reaction, earth pushes the horse in forward direction. तो हाँ, हम वॉक भी यही कर रहे हैं। देखो ये, तो ये इस पैर से पीछे कर रहे हैं तो फिर आगे चल, फिर पीछे किया तो आगे। तुम अगर तुम सोचो कि नहीं हमें तो वॉक करना, आगे ठेलेंगे धरती को, तो आगे ठेल के तुम आगे चले जाओगे क्या। धरती को आगे पुश करोगे तो धरती तुम पीछे पुश करेगी, और तुम पीछे पुश करो तो आगे चले जाओगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। इट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। 2 काम अभी पूछे गए हैं, वो 2 सवाल हम लिखें कि हॉर्स जब भी एक कार्ट को खींचता है, देन व्हाई इट पुशेस द अर्थ इन बैक डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा जो फायर फाइटिंग होज है, वो उसको तेजी से क्यों होल्ड करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये दोनों इसी पर, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब चलो इस चीज को नोट करें। चलिए
When round is fired, round का मतलब है बुलेट. When bullet is fired, then जो गन होगी, पिस्टल होगी, रिवॉल्वर होगी, वो सब क्या होती हैं? या राइफल होगी, इनमें से सब कुछ राइफल. इट रिकॉइल्स बैक, ये क्या करती है? रिकॉइल्स बैक. गिव रीजन. चलिए, मान लीजिए ये पिस्टल है, और पिस्टल से राउंड हमने फायर कर दिया, तो राउंड आगे जाएगा और गन जो पीछे जाएगी, इसको रिकॉइल कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? रिकॉइल कहेंगे. यहाँ पर अगर आपने रखा है तो कॉलर बोन, इस पर जर्क लगेगा. कई बार लोग ये हड्डी टूट भी जाती है. एयरफोर्स में तो सभी लोग हैं, सबके पापा हैं, तो कई बार अगर सावधानी से न रखा जाए, इसके इसी पर रख दिया बोन पे, तो टूट जाती है. तो इतनी तेज रिकॉइल. सही है. चलो, गिव रीजन. आंसर पहले तो वो इसके अंदर ही था, लेकिन अभी आगे फायर किया गया है, तो क्या होगा? When round is fired, then it is an action force which acts in forward direction. ये किधर राउंड का आगे जाना क्या हो जाएगा? एक्शन आगे हुआ, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा? Then it is action force acting in forward direction. अब लिखो, as per third law of motion, for every action there is, for every action there is equal and opposite reaction. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा? मोहित सेंटेंस पूरा करो. सो the bullet fires. ये बता ही नहीं पाएगा, ये फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं. आप बोलो निखिल. So when bullet fires, then gun. वो सब लिखा जा चुका है. आप बोलो रोहित. सो ये लोग पढ़ने लग गए. हाँ बोलो. अनुष्का, क्या होता होगा? वो लिख दिया है. बोलो अनवी. सो गन विल रिक्वायर बैक. तो गन कहाँ जाएगी? रिक्वायर बैक. सो गन विल क्योंकि लिख दिया ना, पीछे जाएगी. फॉर एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो ए रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. समझे दिग्विजय भाई? राउंड पे आगे लगी, अभी आपने होज में तो देख ही लिया है, तो रिएक्शन किस पे लगेगा? सो रिएक्शन फोर्स विल एक्ट ऑन गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल रिक्वायर. देखो इसको. सो a reaction force acts on gun and it requires. ये रिक्वायर्ड होगी. अगला क्वेश्चन देखिए. Why firefighters? Why it is difficult? It is difficult for firefighters to hold hose for water throwing hose. While extinguishing fire. आग बुझाते समय अग्निशमन कर्मचारियों के द्वारा होश को पकड़े जाना क्यों मुश्किल होता है, इसको बताएं. तो फिर से वही चीज, जब फायर फाइटर्स क्या करते होंगे? बोलो.
When they fight, जब वो फाइट कर रहे हैं होस्ट के साथ तो क्या होगा बताइए? Then during fighting, तो वो जो होस्ट पीछे से आ रहा है उसमें से क्या होगा? A large amount of water is coming out from it. इसमें तो बहुत सारा पानी आएगा। So इनके लिए इसे पकड़ने में दिक्कत होती है, तो वो क्या करते हैं? पैर को कुछ करेंगे, पीछे करेंगे या मुश्किल करेंगे, आगे वाला भी पैर कैसे करेंगे? जमा के रखेंगे, जिससे कि वो क्या कर सकें, इस चीज़ को पकड़ सकें। सही है कि नहीं? सो इट इज डिफिकल्ट। तो ये जो पानी का आगे जाना है, ये क्या है बोलो? एक्शन। तो होज हैज ए टेंडेंसी टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू रिएक्शन। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, यहाँ तक कि वो उसके साथ ही साथ भागते चले जाते हैं। और इस पर एक पीछे की ओर क्या लगेगा? रिएक्शन। हाँ, देखो इस चीज को कि ड्यूरिंग फायर फाइटिंग a large amount of water is coming out from hose. It is action force, and in turn, और उसकी वजह से क्या होगा? A reaction force, एक reaction force काम करेगी। एक्स ऑन होज, पानी पे एक्शन, तो होज में क्या है? इस चीज को होज कहते हैं। तो रिएक्शन फोर्स एक्स ऑन होज किस जगह पर? इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। सो देयर इज चांस ऑफ throwing of hose, you are going off hose in backward direction, so it is difficult for firefighters to hold hose. So it is difficult for firefighters to hold hose. क्वेश्चन पूछा गया है कि horse pushes the cart back when it goes forward. तो ऐसा भी होता होगा जब हॉर्स क्या करता है कि किसी गाड़ी को चलाता है तो क्या करता है? देखो, उसको पीछे की ओर धक्का देता है। क्यों ऐसा करता है? ऐसा करता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स की वजह से ऐसा करता है। ये क्वेश्चन आता है तो इस चीज को भी नोट करें कि हॉर्स pushes the cart in pushes the ground back, ग्राउंड को पुश करता है। ग्राउंड, अब हमने आपको बता दिया, देखो ग्राउंड बहुत बड़ा है, तुम उस पर फोर्स लगाओगे वो भी लगाएगा, लेकिन वो तुमको पता नहीं चलेगा। आप तो आगे निकल जाओगे, ग्राउंड की जहाँ जाना होगा जाएगा, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाएगा। सही है कि नहीं? जब तुम उछलोगे तो धरती पीछे जाएगी, समझ आएगी नहीं? और तुम धरती पे धक्का मार के चांद पे गए तो धरती पीछे चलेगी। जैसे कभी तुम्हें बाउंस करने का मन हो, चलो उछल के चांद पे पहुँच जाए, तो तुम धरती पे जब जैसे नाव को वो धक्का मार के उतर रहा था कि नहीं, तो तुम धरती से जब धक्का मारोगे तो धरती पीछे और तुम चांद, ऐसा हो जाता है। अब देखो, pushes the ground back while driving a car या pulling a car, ऐसा क्यों करता है? तो इस चीज के लिए आप बना लें कि ये जो हॉर्स है वो क्या करेगा? when it pushes, ठीक है, the ground back, तो इसका जो अगला पैर है वो कैसे रहेगा? ये इससे
पुश करेगा दोनों पैर से। ओके, तो ये अर्थ को पुश कर रहा है और इन टर्न क्या होगा, पिछले वाले लेग से भी वो यही कर रहा है। देखो, तो ये फोर्स जो लग रहा है ये क्या है, एक्शन, और इसी वजह से ये हॉर्स किधर जा रहा है, ये क्या है, रिएक्शन। तो इस तरीके से हॉर्स इज पुशिंग द, और इससे बंधी हुई है कार्ट, तो कार्ट भी तो आगे जाएगी, इंटर जो कार्ट इसके साथ बंधी हुई है और जो इसमें बैठा हुआ व्यक्ति है वो उसको आगे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, सही है। तो यहाँ पर बात की गई है हॉर्स ने जमीन को पुश किया, तो ये क्या है, ये पीछे की ओर क्या लग रहा है, बोलो एक्शन, हॉर्स का आगे जाना वो रिएक्शन है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इस चीज को लिखो कि while driving a cart, that is horse pushes the ground, pushes the ground in backward direction, तो फिर क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, फिर क्या होगा बताओ, दिस इज एन एक्शन फोर्स। जमीन को पीछे फेंकना क्या है, एक एक्शन फोर्स। हम लोग भी चल रहे हैं एक तरीके का रोलिंग एक्शन, पीछे किया तो हम आगे बढ़े, रोलिंग, इट इज एक्शन फोर्स। फॉर वी नो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो अर्थ एक्सर्ट्स, अर्थ क्या करेगी, अर्थ एक्सर्ट्स अ रिएक्शन फोर्स, किस डायरेक्शन में बोलो, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक रिएक्शन फोर्स करेगी। सो हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड अलोंग विद कार्ट, और इस तरीके से क्या होगा, सो हॉर्स moves forward along with that. क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज जेट प्रपल्शन प्रिंसिपल अप्लाइड ड्यूरिंग लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स को जब हम भेजते हैं ऊपर अंतरिक्ष में तो उसमें लागू होने वाला सिद्धांत जो जेट प्रपल्शन है वो क्या है, व्हाट इज जेट प्रपल्शन प्रिंसिपल। क्या है अनुष्का, व्हाट इज जेट प्रपल्शन प्रिंसिपल, बोलो। ड्यूरिंग लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, बताइए, अनवी बताओ। When jet is launched, then the force acting on the ground is the जेट प्रपोर्शन प्रिंसिपल है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। So third law of motion is the jet propulsion principle applied during launching of, सही है। प्रिंसिपल में तो आपको प्रिंसिपल ही बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन थोड़े ना करना पड़ेगा। चलिए इस चीज को नोट करें कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Is principle behind launching of satellites या रॉकेट भी होगा तो भी होगा। When
जो उसका स्मोक होता है वो पीछे जाता है, ठीक है। When a smoke is thrown in backward direction, as action, satellite moves in forward आपको करना क्या है, डिफाइन करना है मोमेंटम, फोर्स, impulse. Which of these are vector quantity? Also write their units. पहला तो डिफाइन करो, फिर दूसरा इनमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, तीसरा राइट यूनिट ऑफ ईच, और चौथा क्या है, राइट फॉर्मूला फॉर ईच। तीनों का फार्मूला बोलो, ये ना, इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी, इनमें डायरेक्शन होती है। दूसरा सवाल, वाई प्लेयर pulls the hands back while catching a ball, ठीक है, टेकिंग कैच। वाई प्लेयर, फील्डर नहीं है, फील्डर नहीं हो, चलो, वाई फील्डर pulls the hand, फील्डर pulls the hands back while catching the ball। तीसरा सवाल, डिफाइन स्टेट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टेट सेकंड एंड थर्ड लॉ। चौथा सवाल, दैट इज why gun recoils back when bullet is fired। बोलो, हर वाले डिफरेंस नहीं। न्यूटन का द्वितीय और तृतीय नियम क्या है, व्हाट इज सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सिर्फ तुम्हें लॉ देखना, चलो इतना काम करना है। बस देखो, चेंज इन मोमेंटम है, जब मोमेंटम एक साथ तो चेंज इन मोमेंटम। अबे m into v रियल पे क्या कितनी आएगा ना ये वाला सर